1979 में एक आदमी को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला। नाम था सर डब्ल्यू आर्थर लुईस। इन्होंने एक थियरी दी, मैं आपको समझाता हूँ उन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक सबसिस्टेंस सेक्टर है और दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर। सबसिस्टेंस सेक्टर जो है उसमें एग्रीकल्चर है, वो उसे एग्रीकल्चर को वो सबसिस्टेंस सेक्टर कह रहे थे, और दूसरा सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसे वो कैपिटलिस्ट सेक्टर कह रहे थे। तो इनका मॉडल ये कहता है कि क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत सारे लेबर्स होते हैं, लेबर सरप्लस होता है, और कैपिटलिस्ट जो क्लास है उसके पास लेबर नहीं है, तो लेबर का ट्रांसफ़र होगा। एक टाइम के बाद लेबर ट्रांसफ़र होता रहेगा और सारा ऑब्जर्व कर लेगा। जो फर्म्स है, कैपिटलिस्ट क्लास है, वो सारे के सारे लेबर्स को ऑब्जर्व कर लेगा, और वहाँ एक पॉइंट आएगा, लुईस टर्निंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं। और बीच में तो ये होगा क्योंकि बहुत सारे लेबर्स हैं, तो बहुत सारे लेबर्स हैं तो ढेर सारा सप्लाई है, ढेर सारा सप्लाई है तो वेज भी बहुत कम होगा, तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी नहीं उन लेबर्स को। पर एक टाइम के आने के बाद, लुईस टर्निंग पॉइंट के बाद जो है, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को और उन लेबर्स को, दोनों को अच्छी सैलरी मिलने लगेगी, दोनों को अच्छे वेजेस मिलने लगेंगे। ऐसा हुआ नहीं। राइट नाउ इन बंगाल 302 फर्म्स पे रिसर्च किया गया, जिसमें प्रोफेसर चक्रवर्ती थे और आद्रिजा शायद नाम है उनका। तो मैं आपको वो पेपर आपको मैं शो कर दूंगा, आप उस पेपर को देखिए और इसे पढ़ के आइए, या उसे आप एक बार देखिए। मैं आपको समझा रहा हूँ मैं आपको क्या कहने वाला हूँ, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो रिसेंटली एक रिसर्च हुआ और हमें पता चला कि इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा। हमने लुईस मॉडल से ये सीखा कि भैया अगर कैपिटलिस्ट होंगे तो होगा क्या कि ढेर सारे जो लोग एग्रीकल्चर में हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में एक तरह से, तो वो बंदे अपने चले जाएंगे, लेबर का ट्रांसफ़र होगा, फिर कंपनीज के पास खूब सारा प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट का कंपनीज दोबारा से री इन्वेस्टमेंट कर देंगी और री इन्वेस्टमेंट करके एक्सपेंशन करेंगी, कैपिटल एक्यूमुलेशन करेंगी, और उसके बाद वही होगा, बहुत सारा फर्म आ जाएगा, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज आ जाएंगे, तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम देने लगेंगे। लेकिन क्योंकि सारे ये ख़त्म भी हो गए होंगे, अब सारे अब्जॉर्ब कर चुके होंगे हम लेबर्स, तो अब लेबर सरप्लस तो रहा नहीं, तो अब वेज भी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अब कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो अब वेज भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस तरह से चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी। पर ऐसा हुआ नहीं। 302 सैंपल्स, जिसमें कि हैंडलूम वीविंग का और कुछ अलग अलग इनफॉर्मल सेक्टर्स के रिसर्च डन किए गए इन वेस्ट बंगाल, और जिसमें हमें पता चला कि लुईस मॉडल फेल हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और इसके जगह पर एक गज़ब की चीज़ हुई, जिसको सान्याल नाम के इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था। एक टर्म है नीड इकोनॉमिक्स, और नीड इकोनॉमी में ऐसा हुआ। आप समझिए नीड इकोनॉमी क्या है। वो बस ये कह रहे हैं कि ये तो हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लोगों के पास बहुत सारे कारण हुए, लोगों ने छोड़ दिया, एग्रीकल्चर मिनिमाइज हो गया या बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया, ठीक है। पर इंडिया में वो हुआ नहीं जो लुईस ने कहा। एग्रीकल्चर से लोग बाहर तो आए, लेकिन वो एक ट्रैप में फंस गए, वो ट्रैप में फंस गए। वो कभी भी उतना बड़ा फर्म बना ही नहीं पाए कि वो कैपिटल एक्यूमुलेशन कर सके, वो कभी भी उतना बड़ा फर्म नहीं बना पाए कि वो कैपिटल एक्यूमुलेशन कर सके, और वो हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए ही लड़ते रह गए, और कभी भी कैपिटल एक्यूमुलेट नहीं हुआ, और वो लोग कभी भी प्रॉस्परस नहीं हुए। लुईस मॉडल ने काम नहीं किया। मेरा ये सब और ये सारी स्टोरी सुनाने की एक वजह है, और वो मैं आपको बताने आया हूँ। इंडिया में हमारे पास एक रियल केस स्टडी है, पब्लिश्ड पेपर है, एक बहुत ही रेनाउंड जर्नल में। हमारे इंडियन रिसर्चर्स ने, हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी से, विश्व भारती से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स से इस पे काम किया, और हमें हमारी रियल एक्चुअल जो हमारे सोसाइटी में हो रही है वो बात पता चली। नोबेल प्राइज, आप समझिए, नोबेल प्राइज जिस थियरी पे मिला है वो थियरी आपके रियल सोसाइटी में अप्लाई नहीं होती। आप फर्ज कीजिए कि जो आपकी गवर्नमेंट है या जो भी आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जब सलाह लेते हैं, पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, तो नोबेल प्राइज विनर से लेते हैं। आप समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है?
मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं आज ये आपसे बात करने आया हूँ कि ये जो मैंने पूरी आपको कहानी सुनाई और जिसके बारे में आप चाहें तो मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ये सब मसला क्या है, इससे क्या क्या चीज़ें हुई। बहुत ब्यूटीफुल फाइंडिंग्स उस पेपर में आपको पढ़ने को मिलेंगी, बहुत ही अच्छी फाइंडिंग्स है। आप फाइंडिंग्स पढ़िए उन्हें जाके और आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो लुईस मॉडल काम नहीं किया। एक मॉडल जिसे नोबेल प्राइज मिला 1979 में, वो ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं किया इंडिया में। इसका ये मतलब नहीं है कि जो सर लुइस थे वो कोई महान इकोनॉमिस्ट नहीं थे, ऑफ कोर्स ही वाज, बट इसका ये मतलब है कि जो रियल डेटा होता है, जो रियल वर्ल्ड डेटा होता है, जो फील्ड स्टडी होती है, वो बहुत 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 ज़रूरी होती है इन ऑर्डर टू डेवलप द रियल एक्चुअल people of the country, in order to grow the मतलब in order to have that kind of growth। ये ज़रूरी है कि आप जो डेटा एक्सेप्ट करें, आप जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस बनाएं, वो आप उन रिसर्चर्स से बनाएं, उनके रिसर्च, उनके थीसिस से उठाएं जो उन्होंने 5 साल 10 साल लगा के आपके अपने देश में, आपके अपने लोगों के बीच रहकर किया है, बनाया है। और ये हम नहीं कर रहे। जनरली मैं आपको बताता हूँ जनरली क्या हो रहा है। जनरली ये हो रहा है कि हमारे देश में जितने भी लोग पीएचडी कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन के लिए बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं है, जबकि उनका रिसर्च बहुत ब्रिलियंट है, इफेक्टिव है। अगर आप उस रिसर्च को अप्लाई करेंगे, अगर आप उससे पॉलिसी बनाएंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत बहुत ह्यूज लेवल पर एक बहुत रियलिस्टिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। सभी लोगों का ग्रोथ देखने को मिलेगा, चाहे वो कैपिटलिस्ट क्लास हो, चाहे वर्कर क्लास हो। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, एक टर्म यूज हुई है, एक बहुत अजीब सा फाइंडिंग इस पेपर में मिला था। एक टर्म यूज हुई है, ऑनर वर्कर शेयरिंग वर्क, आई थिंक ऐसा एक टर्म है। तो हुआ ये कि जो ऑनर्स हैं, कुछ कुछ इनफॉर्मल सेक्टर के छोटे छोटे फर्म्स में हुआ ये कि जो फॉर्मर्स, जो आपके ऑनर्स हैं ना फर्म के, वो वर्कर से कम कमा रहे हैं। प्रॉफिट तो छोड़िए, वो लॉस में है, और वो वर्कर से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मतलब जो स्ट्रक्चर, जो हायरार्की आपने पहले सोच ली है कैपिटलिज्म में, वो हायरार्की एग्जिस्ट ही नहीं करती इंडिया में। और इनफॉर्मल सेक्टर, आप पढ़ लीजिए कितना परसेंट एरिया है इनफॉर्मल सेक्टर, कितना बड़ा हिस्सा है हमारी इकोनॉमी का। इनफॉर्मल सेक्टर काम नहीं कर रहा, उन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मॉडल्स पे काम ही नहीं करता। और इसके अलावा कई थियरीज है, मैं लाता रहूंगा आपके सामने। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इंडिया में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च हुए हैं, अभी इस वक्त हो रहे हैं। अभी इस वक्त, ये मुझे लगता है 1 महीना भी नहीं हुआ इस पेपर को पब्लिश हुए शायद ठीक से। मैं एकदम रीसेंट फ्रेश रिसर्च आपके सामने लेकर आया हूं। ये एकदम फ्रेश, ताज़ा, अच्छी सी स्टोरी है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो इससे हमें ये समझने को, सीखने को मिलता है कि हमारी गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे पूरे देश से, हमारे लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने स्कॉलर्स को, अपने प्रोफेसर्स को, उन यूनिवर्सिटीज़ को जो आपके समाज में हैं, उन्हें बहुत सारा इज्जत दीजिए, उन्हें सुनिए, उनकी आवाज़ सुनिए, उनकी थीसिस पर पॉलिसीज़ बनाइए। वो लोग पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन लिख नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं तो उसको सीरियस नहीं ले रहे। सुनने वाला सुपरवाइजर सीरियस नहीं ले रहा, उसको पता है कि भैया इसको नहीं सुना जाएगा, मेरा भी पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं सुना गया था, इसका क्यों सुना जाएगा। इस देश में आप इस देश के रिसर्चर्स के, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के बातों की वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा देश, अब यहाँ पे मैं एक और आर्ग्यूमेंट आपको देना चाहता हूँ, सुनिए। हमारा देश सोशली बहुत ही हेट्रोजेनस कंट्री है, बहुत हेट्रोजेनस कंट्री है। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें छोटी छोटी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, छोटे छोटे सेक्ट हैं लोगों के, अपने अपने कल्चर है, उनके अपने अपना अंडरस्टैंडिंग है, उनका कॉग्निशन अपने अपने तरह का है, उनकी कंडीशनिंग अपने अपने तरह की। आप समझ रहे हैं, इतनी हेट्रोडॉक्सी, इतना हेट्रोजेनस देश है, और आप सोच रहे हैं कि आप कहीं दूर 7 समंदर पार बैठे किस नोबेल प्राइज विनर की थियरी पर आएंगे और आपका देश बन जाएगा। नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा सर, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर आपको ये लगता है कि कैपेबिलिटी अप्रोच बहुत अच्छी थियरी है, तो मैं भी ये मानता हूं कि कैपेबिलिटी अप्रोच बहुत अच्छी थियरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप जाके जॉर्ज का काम देखिए, आप जाके जॉर्ज साहब का काम देखिए, आपको पता चलेगा कि आखिर वैसे स्कॉलर्स का होना क्यों जरूरी है। वो तो बेल्जियम से आए हुए हैं, हमारे आए थे, हम मिलते हैं। मैं नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली, पर मेरे डिपार्टमेंट के लोग मिलते रहते हैं। इज अ वेरी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। प्रोफेसर अमर्त्य सेन भी आते हैं, मगर मज़ा आता है उनसे मिलके, बट वही है, मैं आपको यही समझा रहा हूँ। हार्वर्ड में बैठे हैं वो,
उनके पास थियरी है, उनके पास थियरी है, बहुत अच्छी थ्योरी, बहुत ब्यूटीफुल थ्योरी है, उन्होंने फिलॉसफी पे बहुत काम किया उस पे। पर आपको जब रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट चाहिए होता है ना, आपको जब देश का ग्रोथ चाहिए एक्चुअल में, तो आपको देश के डेटा से उठाना पड़ेगा, प्राइमरी डेटा पे ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक, और वो है आपके यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले और रिसर्च करने वाले सिंसियर स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स, एंड पढ़ाने वाले वो बेहतरीन प्रोफेसर्स जो आपके पास हैं, वो बेहतरीन प्रोफेसर्स हैं, बेहतरीन, दे आर ग्रेट, लेट मी टेल यू, दे आर ग्रेट, दे आर सो ग्रेट। उन लोगों में इतनी हम्बलनेस है, उन लोगों ने इतनी दुनिया देख ली है, उन लोगों ने वो इतना टूट गए। मैं आपको कह रहा हूँ, आप एक प्रोफेसर का आप उठाइए यार, आप रैंडम, आप जेएनयू के किसी प्रोफेसर का, आप डीयू के किसी प्रोफेसर का, आप यहाँ विश्व भारती के किसी प्रोफेसर का काम उठाइए, आप देखिए कितना रेलिवेंट है, बहुत रेलिवेंट है। उस आदमी ने अपने टाइम में उस सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। क्या हमने उनके सॉल्यूशन को पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन में लिया? नहीं लिया। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़, हमें आज ज़रूरत है कि हम इस पूरे के पूरे देश के सभी स्कॉलर्स और सब प्रोफेसर को एकजुट करें और उन सब के थ्रू, उन सब के रिसर्च को, उन सब की पीएचडीज़ को वो सही मकाम दे जो उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो पीएचडीज़ में बहुत रेलिवेंट रिसर्च कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं पीएचडी स्कॉलर नहीं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ, मैं अभी भी एक प्रोजेक्ट में हूँ, लेकिन मैं पीएचडी स्कॉलर नहीं हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं हूँ इसलिए मैं उनके हक में बात कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्टिव बात आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, जब आप पाएंगे कि उन पेपर्स को, उन स्टडीज़ को नोबेल प्राइज़ मिला है, बट इंडिया के रियल सिचुएशंस में, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं करते, वो फेल हो जाते हैं, वो मॉडल्स फेल हो जाते हैं। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है इस देश को डेवलप करने का, और वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने स्कॉलर्स को इज्जत दीजिए, इतनी ज़्यादा इज्जत दीजिए, इतनी ज़्यादा इज्जत दीजिए ना कि वो 10 लाख रुपया ज़्यादा मिले, 1 करोड़ रुपया ज़्यादा मिले, तब भी आपका देश छोड़ के ना जाए। और हमारे देश का सिविक सेंस ऐसा है, उसका टेम्परामेंट ऐसा है कि हमारा देश ऐसी बुरी स्थिति में आ गया है कि वो अपने स्कॉलर्स की, अपने प्रोफेसर्स की इज्जत नहीं करता। आप एक नेता की इज्जत करते हैं जो फेल होता है, 5वीं फेल, 7वीं फेल। आप समझिए, आप मेरी बात समझिए। आप किसी की भी इज्जत करने लग जाते हैं, मगर आप उन स्कॉलर्स की इज्जत नहीं करते जो जिंदगी के 5 साल लगा देते हैं। सिर्फ आपकी सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हैं, भैया उसको तो पैसा मिलेगा ही उसको पैसा, उसका लाइफ सेटल है, वो कमा लेगा, उसको वो फॉरेन में भी जा सकता है आराम से, वो कोई ना कोई जॉब आराम से कर लेगा। अब वो मिडिल क्लास नहीं रहा, मगर वो जब वर्क करता है तो आपके लिए करता है, वो जब ग्राउंड लेवल पे डेटा उठाता है तो आपके लिए उठाता है, वो जब पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन उठाता है, लेता है, तो आपके लिए लेता है। और ये समाज उन स्कॉलर्स के साथ क्या कर रहा है? क्या ये उन्हें उतनी तवज्जो दे रहा है? नहीं दे रहा। क्या हमारा देश, क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स, क्या हमारे नेता, क्या पीएमओ, क्या इन रिसर्चर्स के पीएचडी थीसिस के फाइंडिंग्स को और उनके सीरियस रिसर्च वर्क्स को पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सीरियसली और एक्शनेबल ढंग से उठा रहे हैं? ये मेरा सवाल है, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। अगर आप में से कोई गवर्नमेंट का व्यक्ति हो, कोई जुड़े हों, ऑफिसर्स हों, नेता हों, जो भी हैं, आप स्कॉलर्स हैं, आप अपने विचार साझा कीजिए, आप हमारे साथ बातें कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सुनूंगा, और मैं यही बात बार बार लेकर आऊँगा, और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा इस चैनल पे कि क्यों हमारे अपने देश की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, वो अच्छी हैं। नोबेल प्राइज़ मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप रियल वर्ल्ड इफेक्ट ले ही आएंगे। रियल वर्ल्ड इफेक्ट बहुत अजीब चीज़ होती है, बहुत अलग चीज़ होती है, और हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये समाज हमारे ऊपर टैक्स इसलिए खर्चा कर रहा है ना, ताकि हम इसके लिए कुछ करें। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी। और मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च हो रहे हैं, और मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट, और हर स्टेटा में ये हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पंचायती राज के स्तर पर भी, हर स्तर पर यह हो सकता है कि उनके पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस को डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाए, और उस एग्जीक्यूशन का फल ये होगा कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल पर होगा, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिक्रीज होगी। और ये बहुत पॉसिबल है, ये बहुत पॉसिबल है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन में बहुत बड़ा ग्लिच ना आ जाए, ये बहुत पॉसिबल है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है भैया कि अगर लोग कमा लेंगे तो कैपिटलिस्ट को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। एक्चुअली हमारा नॉलेज ही कम है, हमारे पास डेटा नहीं है। लेकिन आप समझिए, हमारे पास रियल डेटा है, हमारे पीएचडी स्कॉलर्स के पास, हमारे प्रोफेसर्स के पास। अगर गवर्नमेंट उन्हें सीरियस ले तो हम बेस्ट पॉलिसीज बना सकते हैं जो आपके और मेरे सबके अच्छे के लिए होगी, हम सबको बेटर ऑफ करेगी। और इसके साथ मैं आज जा रहा हूँ, आपसे विदा ले रहा हूँ, और फिर से मिलूंगा एक बहुत अहम रिसर्च पेपर लेकर, एक बहुत ज़रूरी बात आपके सामने रखने। आप अपना ख्याल रखिए। मैं आदर्श।